नमस्कार। यूपी की राजधानी लखनऊ से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं किसका होगा राज तिलक। उत्तर प्रदेश में बीते 1 घंटे से लगातार मतदान जारी है। इस वक्त जहां पर मैं खड़ी हूं, आपको बता दें, दाहिनी तरफ मेरे अंबेडकर पार्क है, तो वहीं बाईं तरफ आपको बता दें गोमती रिवर फ्रंट, जहां पर दूर दूर से घूमने के लिए लोग आते हैं। जब भी लखनऊ कोई आता है तो इस जगह पर आना नहीं भूलता। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि तीसरे चरण के मतदान के साथ ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी बह रही है हवा और किसकी बनेगी उत्तर प्रदेश में सरकार, कौन होगा मुख्यमंत्री। इसी को लेकर लगातार दांव चले जा रहे हैं और भव्य सेटअप के साथ इस वक्त सीधे लखनऊ से ये खास पेशकश आप देख पा रहे हैं। और धूप खिली हुई है, तेज हवा भी यहां पर चल रही है, लेकिन सियासी हवा का रुख क्या होगा ये एक एक करके आपको बताएंगे हम। आपको बता दें कि 59 सीटों पर सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है। 627 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर इस वक्त लगी हुई है। 2 करोड़ 15 लाख मतदाता किस्मत का फैसला करेंगे और यकीनन आज का ये चुनाव खासतौर से करहल सीट, जहां से खुद पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में हैं, उनकी किस्मत को तय करने वाला है। इटावा की जसवंत नगर सीट से लगातार चुनाव जीत रहे और वहां पर अपना दबदबा कायम रखे हुए एक बार फिर से शिवपाल यादव की सियासी किस्मत भी दांव पर है। लगातार अखिलेश और मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर यादव बेल्ट में माहौल बनाने की कोशिश उनकी ओर से की गई है, लेकिन क्या मिलेगी इसमें कामयाबी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वैसे आपको ये भी बताते चले कि जिन 59 सीटों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है, उनमें से 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार यानी कि 2017 में जीत हासिल की थी, जबकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के खेमे में सिर्फ 8 सीटें आई थी। 1 सीटें बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। जबकि दूसरी तरफ 2012 की बात करें तो इन 49 में से 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी और उसके बाद प्रदेश में उसकी सरकार बनी थी। कुल मिलाकर आज का यह चुनाव बेहद खास होने वाला है। देश के अलग अलग हिस्सों से आपको बता दें कि जितनी भी ग्राउंड रिपोर्ट वो आज तक पर लगातार आप देखते रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव है। इसीलिए प्रदेश के चप्पे चप्पे पर जहां जहां आज वोटिंग चल रही है वहां वहां हमारे संवाददाताओं की तैनाती है। उन सब के पास से चलेंगे। हमारे पास खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं इसी गोमती रिवर फ्रंट में, उनका तारुफ भी आपको करवाएंगे और ये खास सेटअप आप देख पा रहे हैं इस वक्त आज तक पर। मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और यकीनन आज का ये चुनाव ये पूरी तरह से स्पष्ट कर देगा कि किसकी बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में सरकार। सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाते हुए विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश शुक्ला जी भी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार सिंह, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है सर। और हेमंत तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी टक्कर देने की कोशिश करहल की सीट से, एक तरफ जहां एसपी सिंह बघेल को उतारा है जो आगरा से सांसद भी हैं, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री हैं, तो वहीं आपको बता दें अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अपनी किस्मत को दांव पर लगाए हुए हैं इस यादव बेल्ट में, जहां पर बीते 3 दशक से यादव उम्मीदवार ही जीतता रहा है। वहां अखिलेश यादव क्या जीत सुनिश्चित कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि सुबह सुबह आपको बताते चले जसवंत नगर से उम्मीदवार शिवपाल यादव मीडिया कैमरों के सामने आते हैं। एक तरफ जहां उन्होंने मुलायम सिंह यादव से आज जाकर आशीर्वाद लिया, तो वहीं दूसरी तरफ वो दावा करते हैं कि इस बार कंपटीशन इस बात का किया जा रहा है कि जसवंत नगर या फिर करहल, इन दोनों में से वो कौन सी सीट होगी जहां से ज्यादा तादाद में समाजवादी पार्टी के हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। जल्दी जल्दी एक छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया विजय उपाध्याय जी। सबसे पहले वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर आज जनता वोट करने के लिए जा रही है? बेरोजगारी, इसके साथ पेयजल की, सिंचाई की सुविधाएं और डेवलपमेंट, ये मुख्य मुद्दे हैं इस पूरे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सुबह सुबह आपको बताते चले पंजाब के मुख्यमंत्री, चूंकि 117 सीटों के लिए पंजाब में भी मतदान की आज घड़ी है और पूरी की पूरी सीटों पर आज चुनावी फैसला हो जाना है। चन्नी मंदिर में जाकर किस तरह से मत्था टेक रहे हैं ये भी बेहद दिलचस्प है। पंजाब की भी अग्नि परीक्षा कांग्रेस पार्टी के लिए और वहां पर पूजा पाठ करते हुए भगवान को मनाते हुए, हालांकि सीएम चन्नी रविदास मंदिर बनारस भी आए थे इसी उत्तर प्रदेश में आकर आशीर्वाद लेने की कोशिश। और दलित वोट बैंक पर खास नजर कांग्रेस पार्टी की। और ये देखिए, आंखें बंद करके यहां पर बकायदा दुग्धाभिषेक किया गया है और भगवान शिव की पूजा आराधना की गई है मुख्यमंत्री चन्नी की ओर से। उत्तर प्रदेश की सियासत पर तो हमारी नजर है ही, लेकिन पंजाब की सियासत भी अपने आप में बेहद अहम हो जाती है। जल्दी से ब्रजेश शुक्ला जी, इन तस्वीरों पर आपकी एक टिप्पणी। माइक से ऊपर ले लीजिए, माइक ऊपर ले लीजिए जी। चन्नी के लिए बहुत बड़ी लड़ाई है। कारण क्या है, वहाँ बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने है। सरकार बचाने की, किसी तरह बहुमत लाने की, पार्टी के अंदर भी काफी कुछ असंतोष है
और उनको सबसे बड़ी चुनौती जो है केजरीवाल दे रहे हैं, इसलिए उनके लिए करो या मरो ये लड़ाई है। ये दो अलग अलग तस्वीरें, पहले गुरुद्वारा पहुंचे और उसके बाद शिव मंदिर में जाकर मत्था टेका है मुख्यमंत्री चन्नी ने, और यकीनन उनकी अग्नि परीक्षा, क्योंकि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर को हटाने के बाद वहां पर माना जा रहा था कि सिद्धू को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन उन सब के बीच बाजी मार ली यहां पर मुख्यमंत्री चन्नी ने। पंजाब में बड़ी अग्नि परीक्षा, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उनको हराने का दम भर रहे हैं। तो दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल जो बीएसपी के साथ दलित वोट बैंक पर उसकी भी नजर है, और शिरोमणि अकाली दल की ओर से भी ऐलान किया गया था कि डिप्टी सीएम हम तो किसी दलित को ही बनाएंगे। ऐसे में ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये दो तस्वीरें जिसके जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश में मुख्यमंत्री चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी जी यहाँ पर जो पहुंचे हैं, सर आप गुरुद्वारा साहब आए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? आज सुबह सुबह मैं गुरुघर आया हूँ, गुरुद्वारा कतलगढ़ साहब चमकौर साहब में। तो माथा टेकना है, सबके भले की मांग करनी है, पंजाब का भला हो, पंजाब की तरक्की हो, पंजाब में आने वाली सरकार बहुत अच्छी बने। कड़ा प्रसाद भी लेके आए हैं, पीछे यहाँ पे दिख रहा है कि पीछे कड़ा प्रसाद लेके आए हैं। वो मनता है कि गुरुघर में आओ तो प्रसाद घर से लेकर आना। परीक्षा आगे जब है, आप जब जाएंगे तो क्या रहेगा यहाँ पर, आपको कैसा लग रहा है? पहली बार लड़ रहे हैं, आपकी लीडरशिप के अंदर जो है चुनाव लड़ा गया, आप मुख्यमंत्री थे। लीडरशिप तो पार्टी की है, पार्टी की लीडरशिप के अंदर कर रहे हैं। लेकिन आप जो है मुख्यमंत्री थे, क्या कहना है आपको? क्योंकि मतलब 111 दिन मुख्यमंत्री रहे, आगे क्या कहना चाहेंगे जरा? आगे परमात्मा की मर्जी, अब लोगों की मर्जी है। हमने सब कुछ अपनी तरफ से ज्यादा कोशिश की है, अब जो लोग चाहेंगे, जो परमात्मा चाहेगा। आगे परमात्मा की मर्जी है, लोगों की मर्जी है, इसीलिए परमात्मा का आशीर्वाद लेते हुए सीधे भगवान शिव के दुग्धाभिषेक के लिए पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री चन्नी। आपने देखा यकीनन अग्नि परीक्षा पंजाब के लिए भी, मुख्यमंत्री चन्नी के लिए और बाकी दावेदारों के लिए जो लगातार दम ठोक रहे थे कि इस बार बनाएंगे हम ही सरकार। इसी पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवाते हैं। सत्येंद्र चौहान लांबी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक सिंघल चमकौर साहिब से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, शुभांकर मिश्रा कानपुर से जुड़ चुके हैं, संतोष शर्मा कन्नौज से हमारे साथ हैं, तंसीम हैदर झांसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आपके पास अशोक सिंघल पहुंचते हुए, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सुबह सुबह सामने आते हैं, एक तरफ गुरुद्वारा जाकर मत्था टेकते हैं, भगवान शिव का दुग्धाभिषेक करते हैं, इसके जरिए भगवान के आशीर्वाद लेने की उनकी कोशिश। कितनी बड़ी चुनौती आज उनके सामने और किस तरह की परिस्थितियां, वोटिंग के लिए लोग कितनी बड़ी तादाद में निकले हुए हैं, उसके बारे में जरा दीजिए जानकारी। देखिए, सबसे पहले चरणजीत सिंह चन्नी सुबह सुबह गुरुद्वारा पहुंचे, चमकौर साहिब में उन्होंने मत्था टेका और सबदा भला, उन्होंने कहा कि सबके भले के लिए उन्होंने आशीर्वाद मांगा। और इस वक्त शिव मंदिर में, मैं भी वहां मौजूद हूँ, शिव मंदिर में पिछले आधे पौन घंटे से वो शिव की पूजा कर रहे हैं और भगवान से यही दुआएं कर रहे हैं कि उनको आशीर्वाद दे ताकि सब लोगों का भला हो, पंजाब की तरक्की के लिए वो कुछ कर सकें। और उन्होंने आज कोई राजनीतिक बात तो मंदिर में आके नहीं की, लेकिन उनका यही कहना था कि वो गुरुद्वारा हो या शिव मंदिर हो, जा करके वो लोगों के लिए ही अरदास कर रहे हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चमकौर साहिब से 3 बार से लगातार विधायक हैं चित्रा, वो पहली बार इंडिपेंडेंट लड़े थे, उसके बाद कांग्रेस के विधायक बने और अब मुख्यमंत्री का फेस भी है, मुख्यमंत्री है, दलित चेहरा है। लेकिन इस बार अलग अलग पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। आम आदमी पार्टी के भी यहाँ पर चमकौर साहिब में चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि पिछली बार 12,000 वोटों से हारे थे, उनका नाम भी चन्नी है, चन्नी वर्सेस चन्नी यहाँ पर चमकौर साहिब में है और वो डॉक्टर हैं जो आम आदमी पार्टी के चरणजीत सिंह चन्नी। तो यहाँ पर चैलेंज साफ तौर से आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि उनको एक मौका मिलना चाहिए, सबको आजमाया एक मौका केजरीवाल। तो इस बार अलग अलग, क्योंकि चन्नी जिस ढंग से 111 दिनों के मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा, उनके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लगा, उनका कहना है कि 111 दिन उन्होंने जो काम किया उसके आधार पर उनको आगे मौका मिलना चाहिए। जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि कुछ काम नहीं किया, सब पार्टियों को देखा गया। उधर अमरिंदर सिंह अलग ढंग से गठबंधन बनाए हुए हैं कांग्रेस से बाहर जाने के बाद। ठीक है, एक जल्दी से सत्येंद्र चौहान से भी कमेंट ले लेती हूँ, चूंकि यहाँ पर चन्नी की आप बात कर रहे हैं,
बाकी पार्टियां भी लगातार बड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रही है। सत्येंद्र, आम आदमी पार्टी लगातार जिस तरह का माहौल बनाए हुए थी, कुमार विश्वास के एक आरोप ने उस माहौल में यकीनन परेशानी बड़ी खड़ी करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के सामने की गई। लेकिन आज मतदाताओं का ही दिन है, जनता जनार्दन आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रही है मतदान बूथों तक। आप जल्दी से किस तरह की कुमार अभिषेक करहल में इस वक्त एसपी सिंह बघेल से बात कर रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। उम्मीदवार है अखिलेश यादव के साथ, थके भी दिख रहे हैं। क्या चुनाव में कन्वेंसिंग में होता है। अब हेलीकॉप्टर से तो मैं आया नहीं यहाँ पर उनकी तरह 2 बार। मैं तो मैन टू मैन, पीपल टू पीपल, डोर टू डोर मैंने कन्वेंसिंग की और जहाँ नहीं पहुँच पाए वहाँ धन्यवाद के लिए जाएंगे। बहुत अच्छा वातावरण है। लोगों ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, अब मेरे हाथ से निकल गया है। लोगों ने कहा सब एसपी सिंह बघेल बन गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं बारूद तो थे, तोप नहीं मिली थी, तो तोप मिल गई है। तो तोप कुछ नहीं होती, लोहा होती है, वो दिशा और दशा तय करती है। तो निशाना बिल्कुल सही लग रहा है और जनता को अपने 50 साल के उत्पीड़न का एक अवसर मिला है। मुझे लगता है वो खो नहीं रहे। मुझे तो एक गांव में एक व्यक्ति ने ये कहा कि अगर आज हम अखिलेश यादव को हरा देंगे तो 20 साल बाद हमारे नाती कहेंगे कि जब सैफई का किला गिरा था तो हमारे बाबा ने भी कुछ ईंटें उखाड़ी थी। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो 20 साल बाद भी हमको ये गाली मिलेंगी जब किसी लड़की का दुपट्टा छिनेगा, प्लॉट पे कब्जा होगा या किसी का अपहरण होगा कि 2022 में आपने कमजोरी दिखाई, इसकी वजह से ये हमें वसीयत में आप आतंक भी देके जा रहे हैं। क्या मजेदार बात कही उस व्यक्ति ने। लेकिन आपको लग रहा आपके कॉन्फिडेंस की इतनी वजह क्या है? मैं जब पूरे रास्ते आ रहा था तो मुझे बीजेपी का झंडा तो दिखा नहीं, सिर्फ सपा के झंडे दिखे। हाँ, वो है ना कि एक शेर है कि कह रही है इशारों में आसमानी हलचल कि हम जल्द कोई खामोश इनकलाब देखेंगे। तो नंदीग्राम में भी नहीं लगने ही नहीं देते थे, रात में उखाड़ देते थे। तो ठीक है, सरकार हमारी है, लेकिन आप ही यादव लैंड कह रहे हैं तो वो जो उनकी प्रकृति है और जो उनका तरीका है, जो उन्होंने एक बार यहाँ पर मैनपुरी में 6 महीने में 3 लोकसभा चुनाव करा दिए, मरे नहीं, इस्तीफा दिया तो बाई इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शन में इतना बूथ कैप्चर हुआ कि उसका भी बाई इलेक्शन हुआ। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि लोकतंत्र के काले इतिहास में मैनपुरी लिखा जाएगा जिसमें 3 चुनाव 6 महीने में पार्लियामेंट के बूथ कैप्चर, हिंसा और हत्या से हुआ है। लेकिन बघेल साहब, आपको बिल्कुल आखिरी वक्त पर आप उतरे, मतलब किसी को मालूम नहीं चला और आप उतरे। आपको लग रहा है कि आपका चुनाव बहुत बेहतर स्थिति में है, लेकिन जो अगर सामाजिक समीकरण देखें तो बहुत टफ है। हाँ, एक्चुअली लाभार्थियों ने भी इस चुनाव को जिताने का काम कर रहे हैं। मोदी जी की जो कल्याणकारी योजनाएं उनको और योगी जी का जो लॉ एंड ऑर्डर है, तो ऐसा नहीं है क्राइमलेस तो नहीं हो पाता है सोसाइटी, लेकिन कंपेरेटिव जब तुलना करते हैं यहाँ का अंडे वाला, केले वाला, ठेले वाला, चाउमीन वाला, पिस्ता पाजा, वो मूंगफली वाला, तो वो कहता है कि अब हमारी ठेल पे से मुट्ठी भर के कोई ये कहते हुए कि एसपी सिंह बघेल जो करहल से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनको आप सुन रहे थे शायराना अंदाज में अपनी जीत का दावा करते हुए। यकीनन उनके लिए मुकाबला कड़ा और बड़ा है, क्योंकि पुराने सिपा सालार वो रहे हैं मुलायम सिंह यादव के, लेकिन अब उन्हीं के बेटे के खिलाफ चुनावी ताल ठोकते हुए उन्हें हराने का दम भर रहे हैं। नंदीग्राम का यहाँ पर बड़ा उदाहरण उनकी ओर से दिया जा रहा है। सीधे राजकुमार सिंह जी, मैं आपके पास आते हुए करहल का ये जो मुकाबला है वो किस तरह से आप देख रहे हैं? 1980 से लेकर आज तक सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब वहां पर कोई गैर समाजवादी उम्मीदवार जीता हो, लेकिन यादवों के दबदबे वाले इस इलाके में एसपी सिंह बघेल जिस तरह का दम भर रहे हैं, आपको क्या नजर आता है उनके कॉन्फिडेंस के पीछे? चित्रा जी, देखिए, खामोश इनकलाब होगा या नहीं होगा ये तो वही बाद में पता चलेगा, लेकिन हम अगर करहल की बात करें तो मैंने वहां पर देखा है, वहां भावनात्मक लगाव है अखिलेश यादव के प्रति और मुलायम सिंह यादव जी के प्रति। उसका कारण है, आप देखिए, मुलायम सिंह यादव जी वहीं के पढ़े हुए हैं, आज से 50 साल पहले वहीं पढ़े थे और करहल में भी जैन इंटर कॉलेज में, बिल्कुल, और वहीं उन्होंने शिक्षा भी दी, टीचर भी वहीं पर आए। तो करहल के लोग बिल्कुल एक घर की तरह मानते हैं कि ये मुलायम सिंह जी का घर है, सैफई के बिल्कुल पास है और मैनपुरी इटावा के बॉर्डर पर है। तो और दूसरे वहां पर जो जातीय समीकरण है वो भी समाजवादी पार्टी के हमेशा पक्ष में रहे, इसीलिए वहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीतते रहे और अखिलेश यादव ने भी इसीलिए वहां पर प्राथमिकता दी। अब बात है एसपीएस बघेल की, क्योंकि ये मुलायम सिंह जी के सुरक्षा अधिकारी थे, इन्हें उतारा ही इसलिए गया है कि ये अंदर की सारी बातें जानते हैं और वहीं बगल में रहने वाले भी हैं, फिरोजाबाद आगरा के बीच के। तो वहां पर मामला दिलचस्प हो गया है एसपी सिंह बघेल के आने के बाद, लेकिन वहां पर मुझे फिलहाल समाजवादी पार्टी
अच्छा लड़ती दिखाई दे हेमंत रही है। तिवारी जी, समाजवादी पार्टी का वो गढ़ रहा है, बावजूद उसके बीजेपी ने जिस तरह से पूरी ताकत झोंकी है, खुद गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से जाकर करहल से अखिलेश यादव को हराने का दम भर रहे थे। और अमित शाह जी की ओर से तो यहां तक कह दिया गया कि देखिए 300 सीटें तो हम जीत ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जीत होगी जब करहल में इनको हम हरा के कामयाबी हासिल करेंगे। उनके इस बयान के मतलब मायने क्या समझे जाएं, और यादव बहुल इस दबदबे वाली सीट पर ही भी बीजेपी की इतनी ताकत झोंकना ये क्या दर्शाता है? देखिए, एक बात जानिएगा कि आप अतीत का रिकॉर्ड देखें तो सिर्फ 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरी बेल्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। मेरे ख्याल में उसके लिए अपने इतिहास का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस। दूसरी बात मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने बघेल को वहां से उतारा, इससे बेहतर भारतीय जनता पार्टी वहां कुछ कर नहीं सकती थी। अभी राजकुमार जी ने बताया, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर गृह मंत्री मुख्यमंत्री जाकर वहां बात कहते हैं तो उसका कुछ आधार है। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से अखिलेश यादव की एज है, इसको कोई कॉमन आदमी जो वहां का नहीं रहने वाला है वो भी कह सकता है। लेकिन आप पिछला रिकॉर्ड देखिए, 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जब उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का सबसे डेडली कॉम्बिनेशन इलेक्शन लड़ रहा था, ये वही मैनपुरी की जमीन है जहां 2.5 दशक बाद मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पे देखे थे। लेकिन उसके बावजूद परफॉर्मेंस क्या था? जसवंत नगर से 67,000 की लीड मिलती है, और इस असेंबली सेगमेंट में जो करहल है, ठीक है, आप 5,000 की लीड नहीं पाते हो। मैं लौटूंगी, यूपी पर लौटूंगी। एक बार जल्दी से हम पंजाब की राजनीति की भी बात कर लेते हैं और सीधे विजय उपाध्याय जी आपके पास आते हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह जी ने, और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, देखिए पंजाब में मतदान 117 विधानसभा की सीटें हैं और यकीनन इन सीटों पर कौन जीत हासिल करेगा, कौन विजय अपनी पताका फहराएगा। आरक्षित सीटें इसमें से 34 हैं और यकीनन चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा मैसेज देने की कोशिश, सामान्य वर्ग की सीट आप 83 देख रहे हैं, और यकीनन इन सीटों पर आज जब 117 सीटों पर मतदान होगा तो किस्मत का फैसला कर दिया जाएगा। कि लेकिन सबसे पहले विजय जी, मुख्य मुकाबले में कौन सी 2 बड़ी पार्टियां आपको नजर आ रही हैं? क्या वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला है, या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर के बल पर वहां पर अपनी स्थिति को मजबूत करने का काम किया है, और दूसरी तरफ है शिरोमणि अकाली दल बीएसपी के साथ? देखिए, ये पंजाब के लिए मोटे तौर पे देखें तो 4 मजबूत लोग एक साथ अलग अलग लड़ रहे हैं। कांग्रेस को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से प्रतीकों को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ी, पहले दलित मुख्यमंत्री, फिर चन्नी भी प्रतीकों की और गरीबों की बात करने लगे, और उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि मैं आम आदमी का मुख्यमंत्री हूं और मैं बिल्कुल बाकी सबसे अलग हूं, और चन्नी इसमें काफी कुछ कामयाब होते दिखे। बिल्कुल। कांग्रेस की अगर अंदरूनी लड़ाई को छोड़ दें तो कांग्रेस एक अच्छी स्थिति में नजर आ सकती थी, लेकिन अंदर की लड़ाई की वजह से कांग्रेस की कई सीटों पर उनको मुश्किलें भी आ रही हैं। आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेके गई थी उसकी आखिरी के समय में हवा निकलती नजर आई। ठीक है, मैं लौटूंगी साहब के पास। राम गोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, उनकी ओर से अपनी बात रखी जा रही है। हम तो कहेंगे ये हमेशा यही बात। चलो, रामगोपाल यादव कहते हुए कि अयोध्या का मंदिर बहुत तेजी से बनेगा और 1.5 लाख वोटों से अखिलेश यादव अपनी सीट करहल से जीत जाएंगे। ऐश्वर्या पालीवाल, कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ। ये महत्वपूर्ण है। देखिए, एक एक करके नेता लगातार सामने आ रहे हैं और यकीनन आज उत्तर प्रदेश का ये महत्वपूर्ण चुनाव है। यादव बेल्ट में चुनाव है। एक समय पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा करता था, लेकिन 2014 के बाद परिस्थितियां वहां पर बदल गई। अब क्या होगा 2022 में, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच जनता जनार्दन अपने घरों से बाहर निकल रही है और मतदान में हिस्सा ले रही है, क्योंकि लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व है। अगर आप भी अपने घरों से नहीं निकले हैं, आपके इलाके में मतदान है, तो वोट डालने के लिए आप जरूर जाइए। सीधे मैं आपके पास आते हुए ब्रजेश शुक्ला जी, यहाँ पर अलग अलग दलों की ओर से अपनी बातें रखी जा रही है, लेकिन पंजाब पर जल्दी से आपका एक छोटा सा कमेंट में चाहूंगी। हर बार वहां पर स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती रही है, लेकिन इस बार 5 दलों ने मिलकर जिस तरह का माहौल बनाया है, वहां की सियासी फिजा क्या कहती है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ही मुख्य टक्कर हो रही है। ये अलग बात है कि बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी थोड़ी हल्का सा मामूली बढ़त में है, लेकिन कांग्रेस उसे जो परिवर्तन किया है उसका असर दिख रहा है। दलितों में यदि ज्यादा असर हुआ तो कांग्रेस जो है कोई चमत्कार भी कर सकती वहां पर।
लखनऊ से लगातार उत्तर प्रदेश की हर एक सियासत हम आपको बताते रहे, लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि 2017 में यादव बहुल इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया था, यकीनन आपको बताते चले 59 में से 49 सीटें जीतने वाली ये पार्टी, जिसने 3 दशक के बाद सबसे ज्यादा उम्दा प्रदर्शन करने वाली पार्टी का रिकॉर्ड अपने नाम किया। लेकिन इस बार की परिस्थितियां वहां पर अलग है। करहल से खुद चुनावी ताल ठोक रहे हैं अखिलेश यादव और एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारकर मुलायम के ही पुराने सिपह सालार के जरिए मात देने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव की किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, इसका फैसला करने के लिए जनता अपने घरों से निकल चुकी है, बढ़ चढ़ कर रही है मतदान। और यकीनन आज की तारीख न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पंजाब की सियासत के लिए भी काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि वहां पर 117 सीटों पर विधानसभा के लिए सुबह सुबह वोटिंग हो रही है। आपको बता दें, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जो सबसे पहले गुरुद्वारा पहुंचते हैं, मत्था टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद पहुंच जाते हैं भगवान शिव के मंदिर में आराधना करने, पूजा पाठ करने, दुग्धाभिषेक करके भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद लेते हैं। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं जिनके पास हम चलेंगे। लेकिन आज का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरे चरण का घमासान यूपी में मतदान लगातार जारी है और तीसरे चरण के साथ ही आज जब मतदान संपन्न होगा तो उसके साथ ही ये तस्वीर भी साफ होने लगेगी कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन होगा विराजमान, सिंहासन पर कौन बैठेगा और यकीनन जनता जनार्दन अपनी सेवा करने का मौका आखिर किस पार्टी को देती है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए हैं। तंसीम हैदर झांसी से हैं, संतोष शर्मा कन्नौज से हैं, शुभांकर मिश्रा कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंजाब भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले शुभांकर आपका रुख करते हुए, आपका स्वागत करते हुए, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर। सतीश महाना बीते 35 सालों से वहां पर चुनावी मैदान में बीजेपी की पताका को फहरा रहे हैं, लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। 8वीं बार चुनावी मैदान में है वो जीत हासिल करने के लिए, तो 36 साल के सिख उम्मीदवार को वहां से मैदान में उतार दिया है समाजवादी पार्टी ने। लेकिन मतदाताओं में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है, किस तरह की तस्वीरें अपने आसपास आप देख रहे हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। शुभांकर। गुड मॉर्निंग चित्रा, आपको और आज तक के सभी दर्शकों को। और जैसा कि आपने कहा कि सतीश महाना यहाँ पर एक हाई प्रोफाइल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र का महाराज कौन होगा, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सतीश महाना अंदर अपना वोट डालने गए हैं और अब से थोड़ी देर में वो निकलेंगे। सुबह हमने उनसे बातचीत भी की। लेकिन चित्रा, कानपुर के अगर लिहाज से बात की जाए तो इस बार चुनाव बहुत ज्यादा अहम है। 10 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 75,000 यहाँ पर नए वोटर आए हैं, 35,000 पहली बार वोट कास्ट करने जा रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि 1800 से ऊपर यहां पर संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं, जो कानपुर के बारे में बहुत कुछ कहानी बयां कर रहे हैं। सतीश महाना का इंटरव्यू आपने भी लिया था। इस बार काफी मेहनत की उन्होंने। सतीश महाना 7 बार विधायक रह चुके हैं कानपुर से, 2 बार इस सीट से रह चुके हैं। लेकिन इस बार काफी पसीना बहाना पड़ा उन्हें, जगह जगह जाकर खुद पर्चियां उन्होंने बांटी है। और अगर वो निकलेंगे बाहर तो कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की भी। लेकिन सुबह बातचीत जब करने हम गए तो वो भगवान के सामने नतमस्तक थे। हमने पूछा भी कि भाई क्या वजह है कि इस तरह से भगवान के पास आप जा रहे हैं, और इस तरह से क्या चुनावी है या फिर 12 है। तो उन्होंने कहा देखिए मैं भक्ति भाव में लीन हूं, लेकिन संदेश और संकेत जो चित्रा वो बड़ा साफ है। इस बार कानपुर में बीजेपी की साख दांव पर है, क्योंकि शुरुआती जाटलैंड था, फिर मुस्लिम बाहुल इलाका था, और अब इन 10 में से बीजेपी कोशिश करेगी कि अधिक से अधिक सीटें निकाली जाए। पिछली बार 7 सीटें थी, इस बार भी जो उनके सामने प्रत्याशी हैं वो खुद इनके जरिए बनाए गए, क्योंकि सतीश महाना के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ गुंडा एक्ट लगता है, और सतीश महाना के अपोनेंट में अखिलेश यादव उन्हें टिकट दे देते हैं। लेकिन ये भीड़ देखिए, यहाँ पर ये भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं। कोशिश की जा रही है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आना शुरू हो गए हैं, और पीछे सतीश महाना इस वक्त तमाम पत्रकारों से मुखातिब हो रहे हैं। जी, तमाम कानपुर में जो बातें हैं वो हैं, लेकिन यहाँ पर दिन भर पुलिस प्रशासन जो है वो भी मुस्तैद है, और संवेदनशीलता के लिहाज से कानपुर आज ज्यादा अहम हो जाता है। इस पर भी हमारी नजर रहने वाली है। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास शुभांकर। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है, और यकीनन जिस तरह की भीड़ आपके पीछे देखने को मिल रही है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और अगले 5 सालों के लिए अपनी किस्मत का फैसला करते हैं, क्योंकि ये जो नेता चुने जाएंगे यही निर्धारित करेंगे कि आपके लिए कौन से नियम कायदे कानून बनाए जाए ताकि आपकी जिंदगी बेहतर हो सके। सीधे तंसीम हैदर झांसी से जुड़ चुके हैं। झांसी में योगी आदित्यनाथ की बड़ी जनसभा हुई थी, वहां पर बड़ी रैली के जरिए बड़े गदगद भी नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां पर आज तक में उनका इंटरव्यू भी किया था। लेकिन 4 सीटें बीजेपी ने चारों पर कब्जा किया था इस बार, लेकिन समाजवादी पार्टी गठबंधन ने वहां पर सेंधमारी की कोशिश की है। आप जहां पर मौजूद हैं उसके समीकरण तंसीम क्या कह रहे हैं?
जी चित्रा, सबसे अहम ये है कि पिछली बार 4 विधानसभा सीटें जो बीजेपी ने जीती थी, इस बार 3 पे बीजेपी लड़ रही है। एक जो अपना दल एस को दी हुई है सीट। और जहां तक समीकरण का सवाल है, अगर सिर्फ सदर सीट का जिक्र करें, जो झांसी सदर की सीट है, यहाँ पे रवि शर्मा 2012 में विधायक रहे, 2017 में विधायक रहे बीजेपी से। और सबसे अच्छी बात, जो एक बेहतरीन बात नजर आई कि बीएसपी से जो सेकंड नंबर पे थे, जो सीताराम कुशवाहा, उनको इस बार समाजवादी ने टिकट दे दिया है। और जो 2009 उपचुनाव में कैलाश साहू जो बीएसपी से जीते थे, उन्हें बीएसपी ने टिकट दिया हुआ है। तो जाहिर है बीएसपी, समाजवादी और बीजेपी का जो मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प हो गया है, खासकर इस सदर की सीट पे। और जहां तक बबीना का सवाल है, गिरोट का सवाल है, मऊ रानीपुर का सवाल है, इन इलाकों में भी इन तीनों के बीच में एक जबरदस्त जो है मुकाबले की बात की जा रही है। और जो जहां तक वोटर्स का बात करें तो सदर की, जहां मैं मौजूद हूं सदर विधानसभा सीट में, यहां पे करीब 4 लाख वोटर्स। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उसके पहले जरा पंजाब चलते हैं। भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार वोटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं। भगवंत मान की ये तस्वीरें देखिए, आज तक से बातचीत में बड़े अपने अलग ही अंदाज में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसे शानदार जीत हासिल करके वहां पर पंजाब में सरकार बनेगी और वो बनेंगे मुख्यमंत्री। वोटिंग के लिए सुबह सुबह पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है। एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी है कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो वहीं दूसरी तरफ है, आप देख पा रहे हैं, भगवंत मान। 2017 में सबको चौंकाते हुए आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था। उसी दम पर अब आगे बढ़ने की कोशिश आम आदमी पार्टी की, लेकिन क्या वो सरकार बना पाएगी? क्योंकि यहाँ पर कुमार विश्वास ने खालिस्तानी को लेकर जिस तरह का बयान दिया, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश की, उसका कितना असर होगा अपने संवाददाताओं से जानेंगे। लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वो किस तरह से जीत का दम भर रहे हैं, आज के मतदान को लेकर उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है। चरणजीत सिंह चन्नी से बातचीत की है मेरी सहयोगी सुप्रिया भारद्वाज ने, सुनिए। सब कह रहे हैं कि जो मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और चन्नी जी, मैं कह रही कि आपका जो कह रहे हैं कि मुकाबला जो है वो आम आदमी पार्टी और चन्नी जी के बीच में, कैसे देखते हैं आपके? आम आदमी से मुकाबला की निकाली भी है? ऐसा है, 3 मुख्य चेहरे आगे आए हैं, अभी चेहरों पे लड़ाई है, कौन बनेगा ये लोगों ने तय करना है। लेकिन एक भगवंत मान है, एक सुखबीर बादल है, एक मैं, इनमें से चुनाव होना है, पब्लिक ने करना है, गुरु की कृपा करेगा। वैसे जो इल्जाम लगे उनके ऊपर, आप जो कहा जाए केजरीवाल जी के ऊपर, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, बोला सब मिले हुए हैं, देखिए मेरे को टारगेट कर रहे हैं, आपको क्या कहते हैं? लेकिन उन्होंने जो चार्जेस लगे, इल्जाम लगे, उनको नकारा भी नहीं। वो खुद कहते कि मैं टेररिस्ट हूँ और खालिस्तान की बात करते हैं, खालिस्तानियों की बात करते हैं। सबके भले की मांग करनी है, पंजाब का भला हो, पंजाब की तरक्की हो, पंजाब में आने वाली सरकार बहुत अच्छी बने। आगे परमात्मा की मर्जी, अब लोगों की मर्जी है। हमने सब कुछ अपनी तरफ से ज़्यादा कोशिश की है, अब जो लोग चाहेंगे, जो परमात्मा चाहेगा। मेरे लिए नहीं, ये पूरे पंजाब के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं सभी मतदाताओं को, सारे वोटरां नूं ਜਿਹੜੇ 18 साल तो ऊपर ने, मैं सबको यही अपील करूंगा, विनती करूंगा कि जो वोटर कार्ड है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, उनके जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें ये वोटर कार्ड लेके दिया है। सीधे कानपुर चलते हैं। सतीश महाना इस वक्त शुभांकर मेरे सहयोगी के साथ मौजूद हैं। 8वीं बार जीत दर्ज करने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा होगा? शुभांकर, बात करिए। जी सतीश महाना जी हमारे साथ हैं चित्रा, और क्योंकि जैसा कि आपने खुद बताया कि 8वीं बार वो जीत दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी बार यहाँ 2 बार जीत चुके, तीसरी बार हैट्रिक लगाने की बात है। सर, आपने अपना वोट यहाँ पर दिया, इस बार लोग कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल, इस बार थोड़ा माहौल जो है थोड़ा गर्म लगता है कि अब की बार जितना आसान है पहले कभी भी इतना आसान है। कोई भी अन्य राजनीतिक दल अपनी जमानत नहीं बचा पाएगा। ऐसा क्यों? इतना कॉन्फिडेंस कैसे? आप काम के आधार के ऊपर है। हमारी सरकार के जो 5 सालों में हुआ है, गुंडा राज खत्म कर दिया, अराजकता खत्म कर दी, दंगा खत्म कर दिया, दंगाइयों को खत्म कर दिया। ये सारी बहनों माताओं की सुरक्षा सबसे प्रायोरिटी है। उस समय माँ बहन सड़क के ऊपर चल नहीं सकती थी। जिनकी भाषा और जिनकी वाणी में खराब होती है वो समाजवादी पार्टी होते हैं। लेकिन सर, जब चुनाव आयोग की लिस्ट देखते हैं तो उसमें 1892 सर अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ नजर महाना हूँ, मेरे क्षेत्र में कोई संवेदनशील नहीं है।
अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए सतीश जी ने 91 से जीत रहे हैं, सारे उतार चढ़ाव देख लिए, लेकिन इस बार घर घर जाकर पर्चा बांटा सतीश जी ने, थोड़ा पसीना ज्यादा बहाया। कोई पसीना नहीं है, मैं बड़ी मस्ती के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ, बड़ी मस्ती के साथ। अच्छा, आपके अपोजिशन में जो है वो लोग कहते हैं आपने उन्हें नेता बना दिया। देखिए अगर किसी को कोई गाली देकर, देखिए समाज में आप उसको दिखाते हो जो अपराध करता है, उसको दिखाते हो जो अच्छा काम करता है, तो अपने आप को दिखाने का तरीका है कि कोई अपराध करके, गाली देकर, बदतमीजी करके, लोगों की हत्या करके उसको भी तो दिखाते हो। आप कसाब को भी तो दिखाते थे। समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, वो कह रहे हैं कि देखिए नौकरियों को लेकर बात करें, आप तो उद्योग मंत्री वाले नौकरी बचा लें, अखिलेश यादव उनकी नौकरी जाने वाली है। तो ये सतीश महाना थे जो कह रहे हैं कि देखिए हम कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस जो 17 उनका है, क्या वो पूरा होगा? महाराजपुर से क्या वो महाराज बनेंगे? ये आज वोटिंग के बाद 10 मार्च को नतीजे जब सामने आएंगे तब पता लग पाएगा। ये बड़ी बात शुभांकर आपने कही कि क्या वो महाराजपुर के महाराज बनेंगे, लेकिन यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें, जब उत्तर प्रदेश की राजनीति जातियों में सिमटी हुई नजर आती है, आज भी अगर हम बातचीत करें तो यादव बहुल बेल्ट की बात करेंगे, शाक्यों के प्रभाव वाले इलाके के, और गैर ओबीसी को अपने प्रभाव में लेकर 2017 में बीजेपी ने कमाल का प्रदर्शन किया था। उस समय एक ऐसा उम्मीदवार नजर आता है सतीश महाना, जिनसे आप बातचीत कर रहे थे, जिनके 1000 से भी कम उनकी जातियों के वोटर हैं कानपुर की, जिस महाराजपुर सीट से वो चुनावी मैदान में हैं। ये भी अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाता है, लेकिन क्या 8वीं बार वो जीत दर्ज कर पाने में कामयाब होंगे, इस पर लगातार आज तक की नजर रहेगी।